नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है होम रूल आंदोलन एवं लखनऊ समझौता। आप देखिए यहाँ पर इस टॉपिक पर ध्यान से देखिए। होम रूल आंदोलन की जब बात करेंगे ना तो आप क्या कीजिए, बस मैं ये बता रहा हूँ, आप PYQ जरा एक बार पलट के देख सकते हैं। तो देखिए, ना सिर्फ बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, अन्य पीसीएस में और यूपीएससी में भी ये एक ऐसा टॉपिक रहा है साथियों मॉडर्न हिस्ट्री का, जहां से लगातार प्रश्न बनते आए हैं। और होम रूल आंदोलन जो है वह कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो इसको विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं और लखनऊ समझौता से क्या कनेक्शन है उसको भी देखेंगे। फिर 10 क्वेश्चन इस पर लगे हाथ देख लेंगे। उससे पहले आप लोगों की सूचना है यहाँ पर कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी जो आई है उसके लिए यहाँ पर 15 जनवरी और 10:30 बजे से बैच की शुरुआत की जा रही है। प्रथम जो 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए फी केवल 999 रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सीट सीमित है और कक्षा भी जल्द ही प्रारंभ होने वाली है, तो समय भी सीमित है, तो तत्परता आपको दिखानी होगी। कोर्स की विशेषता यहाँ पर दी गई है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दिया गया है। आप इस पे कॉल करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए और जल्द से जल्द नामांकन लेकर के तैयारी में जुट जाइए। इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, तो चूकना नहीं है। चलिए, होम रूल आंदोलन लखनऊ समझौता, जरा देखते हैं कि यह मामला क्या है। जब हम होम रूल आंदोलन की चर्चा करते हैं, जो मैं PIQ देख रहा था, देखिए पीसीएस में इससे से ज्यादा फैक्चुअल पूछा जाता है, तो आपको यूपीएससी के पैटर्न को नहीं देखना। अगर यूपीएससी के पैटर्न को देखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बीपीएससी में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। तो यही सबसे पहले पूछा गया है कि यह आंदोलन कब हुआ। कई बार ये पूछा जा चुका है, 1916, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात यह है, हालांकि यहाँ मंथ भी याद रखिएगा, चूंकि बीपीएससी में मंथ भी पूछा गया है। ठीक है, अब व्यक्ति से जुड़ा हुआ पूछा गया है। पहले भी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, यह भी आ चुका है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अलग होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग की जब बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के नाम कई बार आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। दोनों नेताओं ने अलग अलग लीगें बनाई, परंतु उद्देश्य जो है वह कहीं ना कहीं एक ही रहा। इसका प्रचार माध्यम क्या था? एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों के माध्यम से जहां पर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। वहीं अगर बाल गंगाधर तिलक का देखेंगे तो उनके जो एक तरह से समाचार पत्र देखेंगे, चाहे वो मराठा हो, इसके अलावा केसरी हो, इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने लीग की प्रचार को शुरुआत किया और वहां से हवा देना शुरू किया। तो यहां पर देखिए, इस स्लाइड में ढेर सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, पीसीएस में फैक्ट ही आएगा, बीपीएससी का PYQ देखिए, इसलिए फैक्ट को छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं। तिलक की होम रूल लीग के विषय में सबसे पहले समझते हैं, उनके संगठन के विषय में। प्रथम अध्यक्ष ये जो है जोसेफ बैपिस्टा और सचिव NC केलकर होते हैं। एनी बेसेंट का अगर उनका संगठन का देखेंगे तो संगठन सचिव यहां पर जॉर्ज अरुणडेल होंगे। कार्यक्षेत्र का विस्तार कहां कहां रहता है इसको समझिए, यहां से प्रश्न आया है और साथियों यहां से प्रश्न यूपीएससी में भी आया है। ठीक है, तो ध्यान देना है। तिलक की लीग का क्षेत्र देखेंगे अगर, यानी कि कहां तक उनका विस्तार था, तो वह आपको कर्नाटक में नजर आएगा, महाराष्ट्र में नजर आएगा, बंबई को छोड़ करके जो आज का मुंबई है, मध्य प्रांत और बरार में। शेष भारत जो है एनी बेसेंट की लीग देखने को मिलेगी। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप क्या कीजिएगा, आपके पास एटलस होगा या एक इंडिया का मैप बनाइए और आपको करना बस इतना है, स्मार्ट तरीका बता देता हूं। जो बाल गंगाधर तिलक का लीग है उसका विस्तार क्या है उसको यहां पर कर दीजिए। जैसे कर्नाटक आप लगा सकते हैं, आप यहां महाराष्ट्र लगा दीजिए, है ना, बंबई बस छोड़ दीजिएगा, बंबई लिख के क्रॉस मार दीजिएगा। ठीक, तो मध्य प्रांत, बरार, ये सब यहां पर आप एक बार इनका जो लीग का विस्तार है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहां लिख दीजिए कि ये तिलक का है और एनी बेसेंट का करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आएगा तो ये एरिया छोड़ करके बाकी शेष भारत जो है वहां पर किनका विस्तार देखने को मिलेगा? एनी बेसेंट के होम रूल लीग के संगठन का विस्तार। मामला क्लियर आया ना कि कैसे इसको पढ़ना है, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। तो मैप से यहां पर जरा देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों लीग का विलय, आगे चल करके दोनों लोग का लीग का विलय होता है। ये क्यों होता है? देखिए, जहां तक विलय की बात की जाती है, दोनों लीगों का एक औपचारिक विलय
जहां तक विलय की बात की जाए तो दोनों लीगों के बीच औपचारिक रूप में विलय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आप कहेंगे कार्य में समानता को देखते हुए ऐसा कहा जाता है। एनी बेसेंट ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था, तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते थे और कट 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 इस पे पहले से। अब चलिए यहां से हम देखते हैं कि ये दोनों, जैसा कि हमने चर्चा किया कि होम रूल लीग की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तिलक है, एक तरफ एनी बेसेंट है, तो फिर अलग अलग आवश्यकता क्यों पड़ा? दोनों लीग, दोनों व्यक्ति मिलकर के एक ही लीग में क्यों नहीं रहे? इन चीजों को अगर सही से देखा जाए तो एनी बेसेंट ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि तिलक के जो कुछ समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, और जो एनी बेसेंट के कुछ समर्थक और कार्यकर्ता है वो तिलक के कार्यशैली से प्रभावित नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों अलग अलग लीग लेकर के चल रहे हैं। लक्ष्य एक है, दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, अपने फॉलोअर्स की वजह से, यानी कि हमारा टारगेट एक है, ठीक है। अगर आपको मुखर्जी नगर आना है तो कोई लोग हो सकता है कि बाय ट्रेन आए और कोई लोग फ्लाइट से आ जाए, मतलब कहाँ? दिल्ली, मुखर्जी नगर नहीं, दिल्ली, और वहां दिल्ली स्टेशन से फिर अलग अलग तरीके से कोई हो सकता है कैब ले लेंगे, कोई हो सकता है ऑटो लेंगे और जैसे तैसे मुखर्जी नगर पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्य क्या है? मुखर्जी नगर। इसके लिए आप जहां से अपने शहर में हैं, ट्रेन फ्लाइट लेकर आ रहे हैं, फिर वहां से यहां तक पहुंच रहे हैं, तो लक्ष्य एक, लेकिन पहुंचने के तरीके अलग हो सकते हैं। यही दोनों के होम रूल लीग में भी था। स्वराज की अवधारणा को लेकर के बात करेंगे, दोनों ही लीडर इस बात को लेकर के सहमत थे। स्वराज की अर्थ देखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन, स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार की बात किया गया। टारगेट था कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति की जाए। हालांकि आगे चल करके पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, डोमिनियन स्टेट पे मामला नहीं बनता है। आंदोलन की लोकप्रियता क्यों? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन अत्यंत लोकप्रिय होता है। क्यों? 1916 में स्थापना हो रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा है, इस वजह से क्या है कि इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। अब लखनऊ अधिवेशन से क्या संबंध है? 1916, और होम रूल की स्थापना कब हो रही है? 1916। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है होम रूल लीग के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर बनता है। तिलक के समर्थकों ने लखनऊ जाने के लिए विशेष ट्रेन ही आरक्षित कर लिया। अब एक पूरा ट्रेन जा रहे हैं समर्थक, तो जाहिर सी बात है प्रभाव तो पड़ेगा। इस ट्रेन को कुछ ने कांग्रेस स्पेशल, कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के सभी सदस्यों से कहा कि अधिक से अधिक आप अधिवेशन में उपस्थित होइए और चीजों को जानिए। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट, ये क्या मतलब है? ये मैंने पहले भी आपको हालांकि एक बार पढ़ाया है, यहां से प्रश्न रहते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से पहले भी प्रश्न रहे हैं। जो पहला प्रश्न मैंने देखा है वो यही रहता है कि स्थापना कब हुआ। दूसरी बात की स्थापना कहाँ? तो न्यूयॉर्क, और किस देश में? तो यूएसए। संस्थापक मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल अल्कार्ट, ये पूछा गया है। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य आगे चल के बनती है, लेकिन एनी बेसेंट के वजह से थियोसॉफिकल सोसाइटी काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब जरा लखनऊ समझौता की बात करते हैं, वही 1916 वाला। दिसंबर 1916 में क्या होता है कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लखनऊ में अपने अधिवेशन आयोजित किए। दोनों दलों ने एक चीज की ही मांग किया और यह कहा कि संवैधानिक सुधार होने चाहिए। ये एक संयुक्त योजना बनी, इस पर सहमति भी बन गया और राजनीतिक सहयोग का समझौता किया एक दूसरों के साथ। यह समझौता ही लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना कहलाया। कांग्रेस मतलब यहां पर जो कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और लीग का तात्पर्य क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न में रहता है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। लखनऊ समझौता रहता है तो आप लोग जवाब दे के आ जाते हैं, चूंकि आप पढ़ते हैं अच्छे से इस टॉपिक को। लेकिन कांग्रेस लीग योजना बोलते फिर वही चीज रहता है, लेकिन आप सोचते हैं कि आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ध्यान रखना है, दोनों एक ही बात है। अब यहां पर कुछ जो है एक दोनों का साझा चीजें हैं, तो 19 सूत्रीय स्मरण पत्र बनता है, वो 1916 में ही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से 19 सूत्रीय स्मरण पत्र जारी किया और इसमें दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों का रूप भी देखने को मिला। अब यहां पर कांग्रेस का अगर आप देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन 1916,
तो अध्यक्ष की बात किया जाए तो अंबिका चरण मजूमदार रहे और ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। यह अधिवेशन दो कारण से कहा गया कि ऐतिहासिक है। पहला कारण क्या है कि 1907 में निष्कासित उग्रवादी का पुनः कांग्रेस में प्रवेश होता है। अब ध्यान है ना इस कहानी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहता है। 1907, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि सूरत में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था और कब हुआ था, 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। यहां से कांग्रेस विभाजन को प्राप्त कर लेती है। हालांकि 1906 में भी कांग्रेस में विभाजन की स्थिति आया था कि अध्यक्ष कौन होंगे इस बात को लेकर के, लेकिन चूंकि उस वक्त कोलकाता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन जाते हैं और इस वजह से विभाजन होते होते बच जाता है। लेकिन यह मामला अधिक समय तक चलता नहीं और यह विभाजन हो जाता है। यहां पर तो एक तरफ नरम दल वाले रहे, एक तरफ जो है गरम दल, उदार और उग्रवादी दोनों रहे। अब यहां पर जो है उग्रवादी फिर से जो है शामिल किए गए कि चलो भैया कांग्रेस में वाले फिर से इधर आप आ जाओ। समझौते का प्रमुख शिल्पी क्या है, ये कहानी समझ में आया ना, ये कहानी समझेंगे तभी आपको ये याद रहेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरा मैं भूल गया इस कहानी में, तो पहला क्या है, 1907 में जो निष्कासित उग्रवादी थे जिनको बाहर कर दिया गया था कांग्रेस से, उनको 1916 लखनऊ अधिवेशन में माफी मिलते हुए कांग्रेस में फिर से एंट्री दे दिया गया। अब दूसरा यहां पर जो बेहद महत्वपूर्ण था, चूंकि मुस्लिम लीग की बात की गई है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक ऐतिहासिक तौर पर समझौता होता हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिखता है। इसीलिए यहां से ज्यादा प्रश्न रहते हैं इस दो वजह से। अब यहां पर समझौते के प्रमुख जो किरदार हैं वो कौन है, उग्रवादी उदारवादी पुनर्मिलन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक नजर आते हैं। कांग्रेस लीग समझौते का अगर इस दोनों में देखा जाए तो मुख्य शिल्पी मोहम्मद अली जिन्ना और यहां पर भी बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों बताइए कॉमन नेम क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक। यहां पर देखिए एनी बेसेंट कहां से आएंगे, नरम दल, यहां पर बाल गंगाधर तिलक क्या होंगे, उग्रवादी, है ना, यानी कि गरम दल से। तो अलग अलग भूमिका पर आप यहां पर ध्यान रखिएगा, अलग अलग कैरेक्टर हैं। अब 1916 से 1922 के बीच देखेंगे, यह एक ऐसा कालखंड रहा जहां पर ऑल इज वेल था, यानी कि इस समय पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सभी मामला ठीक ठाक चल रहा था, दोनों के बीच बेहतर सहयोग रहा। लेकिन इसको किसी की नजर लगी, और नजर किसको, अंग्रेज की अपनी अपनी जो कह सकते हैं पॉलिसी, और खास करके अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति, मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षा, इन सभी चीजों के वजह से ना चाहते हुए भी लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ वह अंततः अस्थायी ही सिद्ध हुआ, यानी कि समय के साथ जो है वह टूट गया और मुस्लिम लीग ने अपना पृथक अस्तित्व फिर से बनाए रखा। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, लखनऊ समझौता का फिर अंत हो जाएगा इस कहानी में। तो कहानी पूरा समझे ना, तो अंत हो रहा है। तो असहयोग आंदोलन 1920 के साथ यह समझौता क्या होगा, कमजोर पड़ता नजर आएगा, और 1922 के बाद मुस्लिम लीग ने पुनः अलग राजनीतिक मार्ग ही अपना लिया, जो आगे चल करके भारत विभाजन पर जाकर के रुकता है। कहानी पूरी तरह समझ में आ गया। तो चलिए अब यहां पर इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, एनी बेसेंट ने। सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने ही प्रारंभ किया। हालांकि ध्यान रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना जो सर्वप्रथम हुआ वो अप्रैल 1916 में तिलक ने किया था। लेकिन यहां पर आपसे पूछा क्या गया है, आंदोलन का, तो वो बस ध्यान रखिएगा। हालांकि तिलक भी विकल्प में है, तो कई बार ऐसा हो सकता है पीसीएस में ये होता है कि आप एनी बेसेंट मार के आए टिक, और पीसीएस मान ले आयोग के तिलक होगा, आप तिलक के साथ जाएं और आयोग जो है एनी बेसेंट के साथ जाएगा। लेकिन आंदोलन की बात करें तो आप कहना कि एनी बेसेंट है, अपने तरफ से दुरुस्तपन को होना है। और तिलक की बात करें तो तिलक संस्थापक में अगर सर्वप्रथम कहे कि स्थापना सर्वप्रथम, तो अप्रैल 1916 की चर्चा कर दे तो आप तिलक के साथ चले जाना, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा विकल्प के आधार पर। चलिए, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं। अब इस बात को लेकर के कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, एक ही आंदोलन है। यानी कि जो स्वशासन की बात की गई ना, होम रूल, गृह शासन मतलब क्या होता है, देखिए कितना ऐसा दिया है विकल्प में, इसी का नाम तो है होम रूल। विकल्प ऐसे ही रहते हैं, होम रूल, होम को बोला गृह और रूल को बोला शासन, इतनी बात थी बस।
तो यहां ध्यान रखिएगा, ये पीसीएस में ना इस तरह के रहते हैं विकल्प, इसलिए मैंने देखा तो मैंने कहा एक प्रश्न ऐसा डाल देते हैं ताकि आपको ये हिंट मिल जाए, एक झटका लगे कि आता हुआ कैसे गलत होता है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? प्रश्न का पूरा पढ़ना है, पुछल्ले शब्द पे ध्यान से देना है, नहीं था पर जोर देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब विकल्प को देख लीजिए, क्या पूछा गया है? होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो क्या तिलक होंगे? नहीं ना, ऐसे ही बाहर कर दीजिए इस विकल्प को। एनी बेसेंट ऐसे ही बाहर कीजिए। अब दो, एम सुब्रमण्यम अय्यर और एच एम अलकाट, अब ये दो नाम शायद आप भूलेंगे, क्योंकि दो के साथ तो आप ठीक चले गए। अगर किसी विकल्प में आप इतना तक पहुंच जाते हैं तो उस प्रश्न को छोड़ के नहीं आना। दो विकल्प अगर आपने एलिमिनेट कर दिया है तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स कहता है कि 50% आपके सही होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आवश्यकता है। अब यहां पर अगर दो विकल्प जो देखेंगे उसमें एच एस अलकाट का जो नाम है, जो हेनरी स्टील अलकाट कई जगह लिखा दिखेगा, चूंकि इनका पूरा नाम है, ये होम रूल लीग में नहीं रहते हैं, बल्कि ये कहां पर होते हैं? ठीक से याद कीजिए, एनिवेशन के साथ की सोसाइटी का नाम रहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात की जाएगी तब आपको हेनरी स्टील अलकाट की चर्चा करेंगे। यानी कि ध्यान रखिएगा, तो हम यहां समझ गए कि यह जो है होम रूल की स्थापना में ये चेहरा नहीं रहते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी में है, इसीलिए यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब जो नहीं है वही होगा सही जवाब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, चौथे पर चलें। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? अब ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। एनी बेसेंट, ए ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त, ये चार देखने को मिलेगा। फेबियन आंदोलन की अगर प्रस्तावक की बात करेंगे तो कोई और नहीं, एनी बेसेंट ही थी, ठीक है। तो ए विकल्प के साथ यहां पर हमें चलना है, इसलिए मैंने कहा था एनी बेसेंट से काफी प्रश्न रहते हैं। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर तो स्वराज्य सभा रख लिया? यहां पर व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ मसला है, संगठन से जुड़ा हुआ है, और ऑल इंडिया होम रूल लीग ही ये किया था। ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ध्यान दीजिए, क्या है? स्वराज, स्वराज, इसकी डिमांड जो है वो तिलक और एक तरह से कह सकते हैं होम रूल आंदोलन के द्वारा किया गया था। तो यही आगे चल के जो है यह स्वराज्य सभा में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। आगे, कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 स्टार लगाइए। ये टॉपिक लखनऊ अधिवेशन से जब भी जुड़ा हुआ आएगा आपको ठीक से उसको पढ़ना है। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और क्या कहा गया है? कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम का निर्णय लिया गया था? देखिए, लखनऊ समझौता की हमने पहले बात किया, 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार आप कह सकते हैं पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि के तौर पर देखा गया, क्योंकि कांग्रेस अब तक यहां पर देखेंगे कि इसका विरोध करती आ रही थी। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों की वजह से कांग्रेस को काफी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा और कहा गया कि विभाजन की जिम्मेदार चीजें यह रही है। तो कुल मिलाकर के यहां पर इसी चीज को स्वीकार किया गया और इसी वजह से देखेंगे आगे चल करके दोनों गुट में समझौता होता हुआ भी नजर आया, हालांकि वो अस्थायी रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य यानी कि समझौता समझ लीजिए का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? होता क्या है कि कई बार आप ऐसे शब्द देखते हैं और भाग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है। पूरे स्टेटमेंट को देखिए, अंदाजा लगाइए। सहयोग की बात की जा रही है, वही जो लखनऊ समझौता होता है अधिवेशन, उसके बाद कब तक ये समझौता रहता है टिका हुआ, वो मैंने कालखंड बताया था कि दोनों के बीच ऑल इज वेल वाला जो है वो 1916 से 1922 रहता है, यानी कि बी विकल्प के साथ आप यहां पर चलेंगे 1922 तक। हालांकि बाद में जाकर के आप जानते हैं कि यह समझौता जो है वो टूट जाता है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ठीक से क्या पूछा गया? शहर को लेकर के पूछा गया, जाहिर सी बात है, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन दोनों के में, यही तो समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। आपसे ये एक तरह से तारीख पूछा गया, मतलब ईस्वी पूछा गया 1916। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरह से दिया जा सकता है, यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि लखनऊ समझौता कितना महत्वपूर्ण है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन, अतिवादी मतलब समझते हैं ना, जो उग्रवादी हैं उसकी बात की जा रहा है,
वो सारे लोग जो 1907 के सूरत अधिवेशन से बाहर होते हैं, है ना, जहां कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, और उदारवादी नरम दल वाले। पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन थे? अब नाम पर ध्यान दीजिए, नाम के आधार पर आपको इस प्रश्न का जवाब ढूंढना पड़ेगा। एनी बेसेंट, एम.ए. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज मेहता। नहीं, एक ही नाम फिर यहां रहेगा, एनी बेसेंट। अगर यहां तिलक होते तो, अगर एनी बेसेंट नहीं लिखा होता, तिलक होते तो साथियों बाल गंगाधर तिलक भी सही जवाब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट है चूंकि विकल्प में, तो वो सही है। अगर दोनों ही विकल्प में होते तो भी वो विकल्प सही होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कब, किस ईस्वी में, यह आपसे पूछा गया है। इसका जवाब क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो कुल मिलाकर के साथियों, आज के इस लेक्चर में हमने मुख्य रूप से देखा कि किस तरह से होम रूल लीग की स्थापना होती है, उसके महत्वपूर्ण किरदार कौन रहते हैं, और लखनऊ अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण 1916 का ये रहता है। इस पर काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ठीक से आप इसकी तैयारी करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय है, तैयारी को अच्छे से शुरुआत कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।